वेलकम। तू बेस्ट एक्टर होगा अपनी यूनिवर्सिटी में, यहाँ नहीं है। वो जो आपके दिमाग में नोशन है ना कि यार मैं तो अपनी यूनिवर्सिटी का 3 बार का बेस्ट एक्टर हूँ, नहीं है वो, वहां था, अब नहीं है। नमस्कार, मैं जयदीप अहलावत और मैं हूं अभी द रौनक पॉडकास्ट पे। आपकी स्ट्रगल स्टोरीज ऐसे सोशल मीडिया या ओपन फोरम में नहीं है, स्ट्रगल था ही नहीं या आपने अब तक बताया नहीं है? जब आप 20-21 साल के होते हैं तो आपका बिलीफ इतना स्ट्रांग था कि अगर ये नहीं है तो तुम किसी वैसे भी किसी लायक नहीं हो। अगर एसएसबी क्लियर नहीं कर सकते तो वो एक होता ना कि अपने आप से आपको घुटन होने लगती है, आपको चिढ़ होने लगती है। वो बोले कि यार तेरे से कुछ और होगा नहीं, क्योंकि तेरे अंदर इतना कुछ है ना इसको लेके कि तू और कुछ भी करेगा ना तू हमेशा उदास रहेगा। ये अपने आप में पॉजिटिव भी है, हाँ, और बड़ा ही और स्कैरी है, डरावना कि कुछ नहीं होगा और यही होगा। इंस्टीट्यूट ने मदद किया, मतलब एज एन इंस्टीट्यूशन बहुत ज्यादा मुझे लगता है वो एनवायरनमेंट बहुत ज्यादा सिखाता है आपको। इट्स नॉट जस्ट द क्लास, असली ट्रेनिंग क्लास के बाहर हो रही होती है। रैगिंग वगैरह होती थी वहां? नहीं होती है, पर उसको हम सत्संग बोलते हैं क्योंकि वो रैगिंग जैसा है नहीं। सत्संग, हाँ, वो जेन्युइनली ऐसा है। अच्छा, इट्स लुक लाइक के सारे सीन, और मुझे लगता है कि वो सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट है। शुरुआत के दिनों में जब आप थोड़े से हिले हुए होते हो, आपको समझ नहीं आता क्या करना है, काम नहीं मिल रहा है, तो जो इमोशनल सपोर्ट है ना एक दूसरे को, वो बहुत इंटरेस्टिंग होता है, बहुत जरूरी होता है उस दौर में। सब ठीक है, सब तू वहां जा, वहां ऑडिशन चल रहे हैं, तू वहां। अच्छा, लोग बोलते हैं ना कि लोग बताते नहीं एक दूसरे को ऑडिशन। मेरी लाइफ के जो पहले 15-20 ऑडिशन थे सब मेरे बैचमेट्स ने बताए थे कि वहां जा, वहां ये चल रहा है, वहां तेरे लायक। वो नाम बोल के आते थे सामने वाले को, ये नाजायज सवाल है, ये सवाल सही नहीं, इसको काटा मारो। होगा कभी ना कभी, प्राइवेट जेट भी होगा एक बार घूम लेंगे बस, उसके बाद खड़ा रहते थे चलेगा। कोहली या रोहित शर्मा? ओप्स, ओह गॉड, मुझे लगता है इस देश में हर आदमी सवाल का जवाब नहीं दे पाएगा। नहीं यार, बहुत मुश्किल है, पर मुझे ऐसा डर है कि धीरे धीरे ये भी बिजनेस हो जाएगा। यहाँ फिर कंटेंट की अहमियत कम होनी शुरू हो जाएगी, टीआरपी के ऊपर ध्यान जाना शुरू हो जाएगा। टीआरपी भी ध्यान जाना भी? हाँ, टीआरपी भी ध्यान जाना। क्या कर रहे हो आप? होगा टीआरपी भी ध्यान जाएगा। अच्छा, इसी साल फरवरी का पहला दिन था। अखबार में एक लाइन मैंने पढ़ी कोने में कि जो लोग फेब में पैदा होते हैं वो कैसे होते। तो क्लिकबेट देखकर मैं थोड़ा सा रुक गया। हालांकि मेरी फैमिली में कोई फरवरी में पैदा नहीं हुआ, फिर भी मैंने सोचा कि आगे पढ़ लेता हूं कि लिखा क्या है। उसमें लिखा था कि जो फेब में पैदा होते हैं वो बहुत ही ऑनेस्ट होते हैं, ईमानदार होते हैं। अब मेरे सामने जो इंसान बैठे हैं वो फेब बॉर्न तो हैं और उस अखबार के हिसाब से ऑनेस्ट तो होने चाहिए। कितने हैं वो द रौनक पॉडकास्ट में जब हम बातचीत करेंगे तो पता चल जाएगा। लेकिन इनकी एक्टिंग और इनके काम में ऑनेस्टी दिखेगी, इस बात की गारंटी है। हर कोई बोलता है, चाहे वो आक्रोश के पप्पू तिवारी हो, चाहे वो रईस के नवाब हो, चाहे वो एक्शन हीरो के भूरा सोलंकी हो, या फिर पाताल लोक के हाथीराम चौधरी। ओटीटी पर हर डायरेक्टर इनको कास्ट करने की रखता है चाहत। नाम है जयदीप अहलावत। वेलकम, नमस्ते। थैंक यू भाई। तो ऐसे शांत रहते हो क्या आप, या फिर? हाँ, अच्छा लगता है, पर शांति बड़ी प्यारी है। ये बाद में आया या पहले से ही? आई थिंक ये थोड़ा सा डेवलप ज्यादा हुआ है। ऐसा नहीं कि पहले नहीं होता था, बट अब थोड़ा ज्यादा होने लगा है। तो सवाल जवाब कम हो गए हैं। अच्छा, खुद के, दूसरों से भी और खुद से भी? हाँ, खुद से तो चलते रहते, खुद से चलते रहते, दूसरों से नहीं। तभी आदमी चुप हो जाता है क्योंकि खुद से ज्यादा सवाल कर रहा हो। हमें भी पहले होता था, पहले बहुत, पर अभी अच्छा है, काम करो और घर पे आ जाओ बस। तो इसमें रोल्स का भी असर होता है क्या? पता नहीं, जो किरदार आपने की उसका भी असर आ जाता है पर्सनालिटी? सोचा नहीं ऐसा कभी, पर कुछ ना कुछ तो होता ही होगा, कुछ तो फर्क पड़ता ही है। हर एक किरदार का नहीं, बट किसी न किसी का थोड़ा थोड़ा। आपके थ्रू ही जा रहे होते हैं तो थोड़ा सा वो आपको ले जाते हैं, आप थोड़ा सा वो आपको दे जाते हैं, वैसा कुछ। ये बहुत अच्छी बात बोली, थोड़ा वो आपको ले जाते हैं और थोड़ा आपको दे जाते हैं। वंडरफुल। आप रोहतक से आते हैं, और कैसा बचपन था, फैमिली में क्या था, थोड़ा सा जानते हैं फिर आगे बढ़ते। 5 लोग हैं फैमिली में। तब मतलब बचपन में 5 थे, अब तो शादियाँ वादियाँ हो गई तो सब थोड़ा बड़ा हो गया परिवार जी। तो मम्मी पापा टीचर रहे, बड़ी बहन है, छोटा भाई है, और बस वही स्कूल की ज़िंदगी। सबको एक टाइम पे एक ही साथ स्कूल के लिए निकलना होता था, क्योंकि मम्मी पापा को पढ़ाने के लिए और हमें पढ़ने के लिए। अच्छा। तो वो बचपन गांव में, मेरा गांव है रोहतक से कुछ 20-22 किलोमीटर दूर, खरकड़ा हिसार की तरफ। तो वहाँ पढ़ाई हुई 10वीं क्लास तक। उसके बाद रोहतक जाट कॉलेज 11th से लेके ग्रेजुएशन तक, और फिर MDU रोहतक पोस्ट ग्रेजुएशन
इंग्लिश लिटरेचर, उसके बाद FTI। बचपन जैसा होता है एक गांव में वैसा ही, वैसे ही था। गलियों में खेलते हुए, खेती करते हुए, क्योंकि अपनी खुद की ज़मीन थी, है, अब खेती नहीं करते, बस ज़मीन है। वही सुबह का जनरली वही रूटीन होता था कि सुबह जाओ, पशुओं के लिए चारा काटो, लाओ, नहाओ धो, खाना खाओ, स्कूल जाओ, स्कूल से वापस आओ, अगर कुछ काम है खेत में तो वो करके आओ, फिर खेलो, खाओ और सो जाओ। बचपन में फिल्मों का, बड़े पर्दे का शौक था, देखने का भी? हाँ, देखने का तो था। पापा बहुत बड़े फिल्म बफ रहे हैं, मतलब उनकी अपनी जवानी के टाइम पे जब वो कॉलेज में थे, वो उनके किस्से हैं वो वाले कि अच्छा। हाँ, मतलब एक दिन के 4 शो देखने होते थे उनको। ओह। हाँ, 9 to 9। हाँ, तो उनका वो था कि यादों की बारात और आप आए बाहर आई जैसी फिल्में उन्होंने कुछ 70 80 बार देखी, वो भी थिएटर पे, जब तक चलती रही। उन दौर में भी था वो दौर भी था सिल्वर जुबली वाला। आज तो अकेले देखते थे, मम्मी भी जाती थी? नहीं, तब तक तो शादी भी नहीं हुई थी। अच्छा, शादी के पहले? हाँ, शादी के पहले। ठीक है। फिर ठीक है। और बस उनका, मुझे लगता है वो कहीं उनके उसमें था, तो वो आ गया, वो हमारे अंदर भी आया। पर तब तक जब तक गांव में थे, सब बड़ा पर्दा देखने का कोई मौका था नहीं। क्या कभार रोहतक चले गए तो एक आध कोई फिल्म देख ली। उससे पहले VHS का ज़माना होता था, तो गांव में जो भी आती थी फिल्में, किसी के घर में लड़का हुआ है, किसी की शादी हुई है, कहीं किसी की भैंस ने बच्चा दिया है तो कुछ, या फिर बच्चे खुद पैसे इकट्ठे करके 10-10 20-20 रुपए तो VHS लेके आए हैं, गली में ही चलाते थे, सब लोग बैठ के देखते थे। तो जहाँ से आप आते हैं वहाँ पर कहा जाता है, और आपने भी कई बार जिक्र किया अपनी बातचीत में, कि या तो लोग फौज में जाते हैं, या खेत में रहते हैं, या खिलाड़ी बनते हैं। तो मोटा मोटी ये 3 चीज। तो ये प्लान A होता है। तो आपका भी प्लान A था शायद, फौज में जाने का? फौज। तो उसके बारे में थोड़ा सा। फौज, मुझे लगता है कि वो आपने जैसे बोला ना कि जहाँ आपसे आप आते हो वहाँ के आसपास जिस तरह के प्रोफेशन में लोग जाते हैं, आप नेचुरली उन प्रोफेशन की तरफ इंस्पायर होते हो। तो +1 मतलब 11वीं क्लास जब आप रजाट कॉलेज में आए, 12वीं क्लास में गए, मैं साइंस स्ट्रीम में था, मेडिकल साइंस में। तो जब +2 ख़त्म हो रही थी तो मेरा बैचमेट था एक संदीप मोहन, अभी भी है, मतलब वो इंडियन आर्मी में, वो सिलेक्ट हुआ NDA में। ओके। तो पहली बार इंट्रोडक्शन हुआ NDA क्या होता है। अच्छा, वो इसमें मतलब अरे उम्र क्या 15 साल की, 15.5 साल का वो रहा होगा। नहीं, सडनली रियलाइज किया यार ये 15.5 साल का है, 4 साल ट्रेनिंग करेगा, उसके बाद 1 साल ये IMA में जाएगा, और ये 19 साल का अफसर हो जाएगा, आर्म्ड फोर्सेस का एक ऑफिसर होगा, कमीशन्ड ऑफिसर जिसको कहते हैं। वो रुतबा, वो लाइफस्टाइल, वो सब कुछ। तो आई थिंक वो इंस्पिरेशन वहाँ से शुरू हुई। फिर आपको लगता है कि उसके लिए क्या तैयारी करने की जरूरत पड़ेगी, तो उसके लिए फिर सब चाहिए, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, मैथमेटिक्स, ये वो जितने भी रिटन एग्जाम में सब्जेक्ट होते हैं। +2 के बाद जब ग्रेजुएशन हुई वो आर्ट्स में हुई, ताकि बाकी सब्जेक्ट्स पढ़ने का मौका मिल जाए, क्योंकि साइंस वालों को तो वैसे भी कोई खास पढ़ाई हो नहीं रही थी साइंस में, कुछ समझ में आ नहीं रहा था। क्योंकि हिंदी मीडियम से सडनली जब आप साइंस इंग्लिश मीडियम में पढ़ते तो आपको तो बहुत सारे शब्दों के वैसे ही मतलब नहीं समझ में आ रहे होते, तो उनका फ्लो बनना तो बहुत ही मुश्किल था। बहरहाल वो हुआ और ग्रेजुएशन शुरुआत हुई, और फिर वो CDS की थोड़ी बहुत जो तैयारी शुरू होती है हर साल, क्योंकि एग्ज़ाम तो आप फाइनल ईयर में ही दे पाओगे, लेकिन आप रिटन एग्ज़ाम कभी भी दे सकते हो। तो वो तैयारी के तौर पे कि आप जाओ रिटन एग्ज़ाम की, कम से कम आप पेपर दे दो, अगर क्लियर हुआ तो भी आप SSB तो नहीं दे पाओगे, बट फिर भी दे देते थे लोग। वो सब हुआ और 3 साल वो तैयारी हुई, और फिर वो SSB क्लियर नहीं हुई। ओके। 2-3 बार, फिर दिमाग खराब हो गया, फिर उम्र भी जा रही थी, क्योंकि उसकी भी एक उम्र होती है। बस फिर उसके बाद थिएटर शुरू। उसके बाद तो प्लान A वर्कआउट नहीं हुआ, तो प्लान B की तरफ? प्लान B अपने आप हो गया, प्लान B था नहीं। तो एक ही प्लानिंग हाँ, थी, लेकिन B हो गया। हाँ, इसीलिए ये वो बहुत ज्यादा घर कर गई थी वो बात की, वो प्लान A जो है वो वर्कआउट नहीं हो रहा है। और जब आप 20-21 साल के होते हैं तो आपका बिलीफ इतना स्ट्रांग था कि अगर ये नहीं है तो तुम किसी वैसे भी किसी लायक नहीं हो। अगर SSB क्लियर नहीं कर सकते तो वो एक होता ना कि अपने आप से आपको घुटन होने लगती है, आपको चिढ़ होने लगती है, तो गुस्सा आने लगता है। फैमिली की तरफ से भी प्रेशर था या नहीं, खुद ही लगता था? नहीं, खुद ही लगता था। फिर वो ग्रेजुएशन के 1 साल बाद वैसे ही खाली पड़ा रहा, मैंने कुछ नहीं किया, कुछ करने का मन ही नहीं था। तो तब एक नाटक था, वो देखा गया, तो उससे बड़ा रिलेट हुआ, बड़ा फील हुआ वो।
फिर मैं उनके जो डायरेक्टर थे उनसे मिला, मैंने उनको बोला कि सर मुझे करना ही है। तो फिर मैंने इंग्लिश में एडमिशन लिया, क्योंकि जब एडमिशन होता है, जब आपका MDU में, मतलब यूनिवर्सिटी में जब एडमिशन होता है, तो आपको इंटर जोनल कॉम्पिटिशन, इंटर यूनिवर्सिटी कॉम्पिटिशन्स में जाने का एक मौका मिलता है। बस वहाँ से फिर थिएटर शुरू हुआ, चाहे वो कॉम्पिटिशन्स में हो, यूनिवर्सिटी कॉम्पिटिशन्स में हो, या इन जनरल इमेच्योर थिएटर जो होता है वो। तो इस पैशन के बारे में जो फैमिली से बोला, दे वर ओके, उनको चलता था, कोई दिक्कत नहीं? उनको आदत थी, क्योंकि मुझे स्टेज पे जाने की आदत कभी से थी, मतलब वो, लेकिन मैं नाटक नहीं करता था, प्लेज नहीं होते थे, डांस कर लिया, या फिर मोस्टली हिंदी पोइट्री रेसिटेशंस, उर्दू पोइट्री रेसिटेशंस, वो सब में आप पार्टिसिपेट करते थे। पर जब उनको है कि ठीक है नाटक तो, मतलब स्टेज पे तो पहले भी जाता था, तो अगर फिल्मों में गया तो कोई प्रॉब्लम नहीं? नहीं, उनको लगा कि ये हॉबी है, ठीक है। अच्छा। अब ग्रेजुएशन आर्मी नहीं हुआ तो पोस्ट ग्रेजुएशन में एडमिशन ले लिया था, तो ठीक है, आप प्रोफेसर बन सकते हो, आप टीचर बन सकते हो। तब तक ये भी चल रहा है? तब तक ये तो चल ही रहा है, क्योंकि वो तो थ्रू आउट ग्रेजुएशन तक चला ही है। ट्रू। बट जब वो ग्रेजुएशन खत्म हुआ, पोस्ट ग्रेजुएशन खत्म हुई, और अब लगा कि अब क्या करना है, तो ऐसे ही डिस्कशन में मैंने अपने उनको बोला, गुरुजी को, जो थिएटर के गुरु चिटकारा भाई, वो बोले कि यार तेरे से कुछ और होगा नहीं, क्योंकि तेरे अंदर इतना कुछ है ना इसको लेके कि तू और कुछ भी करेगा ना, तू हमेशा उदास रहेगा। ये अपने आप में पॉजिटिव भी है, हाँ, और बड़ा ही स्कैरी है, डरावना कि कुछ नहीं होगा और यही होगा। क्योंकि उन्होंने ये बात बोली ना कि तू कुछ भी करेगा ना, तू हमेशा इसमें रहेगा और तू उदास रहेगा। वो बात मुझे थोड़ी लगी, और मुझे एहसास हुआ कि ऐसा था। तो बोला तू यही कर। तो मैंने उनको बोला कि बॉम्बे तो नहीं जाऊंगा मैं, मुझे नहीं लगता कि मैं इस तरह की तैयारी पे हूं कि मैं जाके सीधा एक्टिंग के लिए, तो मुझे ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी। उन्होंने फिल्म इंस्टीट्यूट का नाम लिया, और तब तक फिल्म इंस्टीट्यूट इतना उस तरह से फेमस नहीं था, कि हमने इसलिए नहीं सुना था क्योंकि हमने सिर्फ NSD हुआ, या फिर इंडियन थिएटर जो है चंडीगढ़ में वो सुना था, मंडी सुना था। क्योंकि एक्टिंग बैच फिल्म इंस्टीट्यूट में 1978 में बंद हो गया था। ओके। और वो दोबारा शुरू हुआ था 2004 में। तो कुछ लंबा एक गैप था, इसलिए वो खबरों में नहीं था। तो उन्होंने बताया फिल्म इंस्टीट्यूट में नया पिछले साल एक्टिंग बैच शुरू हुआ है, तो तुम उसके लिए ट्राई करो। FTI में? तो उसको देखा गया कि क्या क्या है, मैंने रियलाइज कि हाँ यार अच्छी खासी लेगेसी है। फिर उसके लिए एग्जाम दिया गया और वहाँ एडमिशन। तो वहाँ का एक्सपीरियंस कैसा था? फर्स्ट डे आया था? माइंड ब्लोइंग वो तो, क्योंकि पहला एक्सपीरियंस तो यही था कि जब उसके जो सिलेक्शन प्रोसेस है उसमें 3 स्टेजेस होती हैं। मतलब एक बेसिक रिटन एग्जाम है एप्टीट्यूड का, फिर एक इंटरव्यू और एक ऑडिशन टाइप है। जो थर्ड स्टेज है वो है 2 दिन की वर्कशॉप इंस्टीट्यूट में। तो पहली बार तब गए थे वहाँ, बारिशों के दिन थे, और पुणे और बॉम्बे में बारिश होती है। हाँ। तो दिखने में आर्ट इंस्टीट्यूट है वो, मतलब उस पर कहीं रंगाई पुताई ऐसा कुछ नहीं कि इसको सजा के ऐसा। उसको देख के लगा कि यार यहाँ क्या पढ़ाई होती होगी, क्योंकि आपके दिमाग में इंस्टीट्यूट का एक फंडा होता है कि सब कुछ वैसे साफ सुथरा चमक दमक। करेक्ट। पर वहाँ वैसा वाला माहौल नहीं था। पत्ते पड़े हैं तो पड़े हैं उनको, हाँ ठीक है, वो खराब नहीं लग रहे, पर वो इतना आर्टिस्टिक सा माहौल था। तो वो एक टूटा गया, अच्छा हाँ यहाँ कुछ अलग होने वाला है। 2 दिन की वर्कशॉप हुई और फिर रिजल्ट आया तो हो गया, तो लगा कि हाँ। पर वो 2 साल बहुत कमाल के थे। 2 सालों ने जितनी समझ थी ना एक हरियाणा के एक लड़के में जो हिंदी फिल्में देख के बड़ा हुआ हो, या जितना उसको पता है कि सिनेमा क्या होता है और एक्टिंग, सिनेमा एक्टिंग क्या है, और वो सडनली सब एकदम स्क्रैच पे आ गया कि कुछ ही नहीं है, अभी यहाँ से शुरुआत करनी पड़ेगी। और वो पहले 2-3 महीने बहुत मुश्किल था, क्योंकि कुछ समझ नहीं आ रहा था क्या हो रहा है। और 6 महीने क्या होता है कि आपका स्पेशलाइजेशन शुरू नहीं होता है जी। 6 महीने द एंटायर बैच इज फिल्म स्टूडेंट, जेनेरिक होता है, सबके लिए सब कुछ होता है, सब पढ़ाया जाता है कि डायरेक्शन, साउंड, कैमरा, एडिटिंग, आर्ट डायरेक्शन, एवरीथिंग। तो हर महीने में मॉड्यूल्स होते हैं, और हर महीने में हर हफ्ते 4-5 सब्जेक्ट का एक मॉड्यूल बनता है। तो सब लोग बारी बारी वो सब पढ़ रहे होते हैं। और जिस तरह का सिनेमा दिखाया जा रहा है वो सडनली आपका, क्योंकि आपका एक्सपोजर नहीं है उन सब से। जो मतलब पहले दिन, मुझे जहाँ तक मुझे याद है, फिल्म थी रोशमौन, उसमें कुछ समझ नहीं आया।
मतलब कुछ 0% था कि ये क्या है, मतलब ये कौन सी चीज़ है, ये कौन बना रहा है इस तरह का सिनेमा। वो आधी फिल्म साइलेंट है, उसका कैमरा, उसका तो शुरुआती दौर बहुत मुश्किल था कि ये नहीं हो पाएगा। मैं कुछ और सोच के आया था, तो मेरा था एक बार एक आइडिया आया था मेरे दिमाग में 2-3 महीने में कि यार मुझे नहीं करना ये, मैं तो अच्छा, मैं छोड़ देता हूँ, ये सीधा बॉम्बे ही चले जाते हैं इससे अच्छा तो। और ये थॉट मैंने अपने 1-2 सीनियर को बोला था, बोला कि तू रुक जा, 2-3 महीने रुक जा, जब एक्टिंग बैच शुरू होगा, स्पेशलाइजेशन शुरू होगा, तब थोड़ा सा देखना, उसके बाद अगर तुझे लगे तो बात अलग है। फिर जब वो समझ में आने लगा थोड़ा थोड़ा, तो फिर एक इंटरेस्ट जागना शुरू होता कि यार ये दुनिया अलग है। फिर आप धीरे धीरे आप प्रोग्रेस कर रहे होते हो, आपको बेसिक चीज़ें समझ में आ रही होती हैं सिनेमा को लेके। फिर एक्टिंग स्पेशलाइजेशन शुरू हुआ, वहाँ से फिर वो रास्ता शुरू खुला कि हाँ यार ये कुछ कमाल है। और 2 साल फिर जितनी मेहनत की हो सकती थी की। इंस्टीट्यूट ने मदद किया, मतलब एज एन इंस्टीट्यूशन? बहुत ज़्यादा मुझे लगता है वो एनवायरनमेंट बहुत ज़्यादा सिखाता है आपको। इट्स नॉट जस्ट द क्लास, असली ट्रेनिंग क्लास के बाहर हो रही होती है। हाँ। क्लास में तो जो हो रहा है वो हो ही रहा है, वो तो आपको मिल ही रहा है, पर उसको पकाने का जो टाइम था ना, वो क्लास के बाहर होता है। और स्पेशली जब आपके बैचमेट्स और सब लोग इतने इंटरेस्टेड हों उस फील्ड में, तो मेरा बैच बहुत इंटरेस्टिंग था। सब लोग बड़ी मेहनत करते थे कि अच्छा यार वो एक सीन करवाया था, आप उसकी चल प्रैक्टिस करते हैं। फिर लाइब्रेरी से DVD इशू करवा के फिल्में देखना, खुद ही फिल्मों की एक ऐसी वो होता है ना, फिल्म सोसाइटी सी बन गई आपकी एक्टिंग बैच की, उनके बारे में डिस्कशन करना कि क्या था, क्या सही, क्या गलत। तो वो उस माहौल ने बहुत कुछ दिया आपको। रैगिंग वगैरह होती थी वहाँ? नहीं होती? नहीं होती है, पर उसको हम सत्संग बोलते हैं क्योंकि वो रैगिंग जैसा है नहीं। सत्संग? हाँ, वो जेन्युइनली ऐसा है। अच्छा। इट्स लुक लाइक के सारे सीन, और मुझे लगता है कि वो सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट है, जस्ट टू बॉन्ड विद योर सीनियर्स, क्योंकि वो हमेशा काम आते हैं। या पहले व्यक्ति हो जो इसको, मैं मजाक नहीं कर रहा हूं। फिल्म इंस्टीट्यूट में आप किसी भी FTN से पूछ लेना, जो बॉन्ड आपका उस 1 महीने में बनता है ना, वो जिंदगी भर रहता है। उस टाइम पे जिससे बात नहीं हुई या बॉन्ड नहीं बना, चाहे आपका क्लासमेट ही क्यों ना हो, सीनियर तो छोड़ दो, क्लासमेट ही क्यों ना हो, कभी नहीं बनता है। एक पूरा महीना होता है उस महीने, और वो वैसा वाला नहीं है, इट्स नॉट टॉर्चरस, इट जस्ट लोगों को ना वो खोल के सब अपने अपने बैगेज लेके आए होते हैं। अच्छा, तो खोल देता है वो पूरा। हाँ, वो बैगेज हटा देते हैं कि तू बेस्ट एक्टर होगा अपनी यूनिवर्सिटी में, यहां नहीं है। वो जो आपके दिमाग में नोशन है ना कि यार मैं तो अपनी यूनिवर्सिटी का 3 बार का बेस्ट एक्टर हूं, नहीं है वो, वहां था, अब नहीं है। तो जो बिलीफ है ना, उसको तोड़ना और फिर दोबारा से उसके ऊपर बिल्डअप करना, किसी चीज को अंडू करना बहुत मुश्किल होता है। हाँ। आपको क्लीन स्लेट बनाना बहुत मुश्किल होता है कि अच्छा यहां से लिखाई शुरू कर अब इसके ऊपर। एब्सोल्युटली। वो कमाल की चीज थी। अनलर्निंग ज्यादा डिफिकल्ट है, बहुत मुश्किल होती है, बहुत मुश्किल, और क्योंकि वो बहुत लंबे टाइम तक होती है ना। वो जो लर्निंग है मेरी जो थी, मुझे इतना लेट, लोग तो बहुत सारे लोग तो ये बोलते हैं मैं तो बचपन से एक्टर बनना चाह रहा था। मुझे 24 साल की टाइम पे जाके लगा कि यार मैं ये ट्राई कर सकता हूं। तब भी मैं कंफ्यूज था कि चलो ट्राई करके देखते। मेरे बैचमेट्स जो उस वक्त कैप्टन थे इंडियन आर्मी में, मैं उस वक्त एक नया कुछ करने की कोशिश कर रहा था। तो आपको ये लगता है यार तुम्हारे बैचमेट देखो कहां से कहां पहुंच गई, कोई किसी मल्टीनेशनल कंपनी में काम कर रहा है, कोई पत्रकार बन गया है, कोई कुछ हो गया है, कोई 4-5 इंडियन आर्मी में है, कोई एयरफोर्स में है, और आप क्या कर रहे हो, आप उस टाइम पे एक नई दिशा पकड़ने की कोशिश कर रहे हो जो कि इतनी अनसर्टेन है कि पता नहीं कुछ होगा कि नहीं होगा। सत्संग अच्छा था। सत्संग बहुत कमाल की चीज होती है। जिस दिन वो बंद हुआ ना, मुझे लगता है अब नहीं होता है, मैंने सुना है कि अब उतना नहीं होता है, वो नहीं है, वो बॉन्डिंग वो नहीं है। नहीं, मेरे 6-6 साल सीनियर लोग जो सत्संग के टाइम पे आते थे बॉम्बे से, वो आज तक मेरे दोस्त हैं। उनको बुलाया जाता था या सत्संग? नहीं, क्योंकि कल्चर है। अच्छा, उस टाइम पे जो फ्री है सब पहुंच जाते थे कि नया बैच आया, लेट्स गो एंड टॉक टू देम। और वो 6-7 दिन पहले मुश्किल होते हैं, उसके बाद जूनियर्स बोल रहे होते हैं कि सर आओ, अब सीनियर भाग रहे हैं, कह रहे हैं यार तुम जाओ यार, सर मत खाओ हमारा। क्योंकि वहां ये कल्चर था, अगर 12-1 बजे के बाद बैठा लिया, पहला 1 हफ्ता बहुत लगता है कि अरे यार ये सीनियर पागल है। अगर 2 बजे के बाद कोई सीनियर बैठा हुआ है और 2 से ऊपर टाइम निकल गया, तो सुबह का नाश्ता वो लोग करवाएंगे। अच्छा, ओके। तो एक टाइम बाद अब 2 बजे तक खींचने लगे उनको कि नहीं जाओगे नहीं, आप यहीं बैठो, और वो फिर गालियां वाले बक्के भाग जाते हैं। उनको पता है 2 बजे के बाद 3-4 बजे वहां नल स्टॉप एक जगह है पैदल चलने की, वहां सबको फिर चाय नाश्ता करवाना पड़ेगा।
तो फिर वो 10 दिन ऐसा लगता है कि यार बहुत मुश्किल हो रहा है। उसके बाद जूनियर चाहते हैं कि आओ बैठो बातें करो। बहुत बढ़िया। आपके बैचमेट्स थे राजकुमार राव, जी, सनी हिंदुजा, सनी विजय हिंदुजा, वर्मा, विजय, पितुभाष त्रिपाठी, जतिन गोस्वामी, गौरव शर्मा, जसवंत सिंह दलाल। तो कुछ याद आता है, कुछ कोई ऐसी चीज जो शेयर करना चाहेंगे आप? और अभी भी बॉन्डिंग वैसी है उनके साथ? सेम, अच्छा, सेम सेम, बल्कि बढ़ती चली गई वो। ओके। जब जब आप काम का आता चला गया, लोग हम एक दूसरे के मुझे लगता है सबसे सही क्रिटिक हैं। अच्छा, फीडबैक देते हो? बिल्कुल बिल्कुल, एक दूसरे का काम देख के कि यार वो अच्छा था, वो उसमें ये था, उसमें वो था। और कभी कभी लगता है कि यार तूने मतलब कमाल ही कर दिया इसमें। मतलब लोग, पाताल लोक जब रिलीज हुआ तो लॉकडाउन में थे, हमने इतनी पार्टियां की है ना ऑनलाइन ऑनलाइन रोज 1-1 घंटे तक डिस्कशन होते थे कि ये सही था, वो गलत था। कौन कौन होता था उसमें? ये सारे जनरली ये जैसे विजय, हमारा एक अपना एक क्या बोलते हैं उसको, एक ताश खेलने का ग्रुप है, एक होता है पूरा बैच का एक ग्रुप है, ठीक है, उसका नाम है मजबूत एक्टर्स एसोसिएशन। ओके, MA हाँ। और जो एक छोटा ग्रुप है जिसमें हम ताश खेलने वाले जो लोग हैं वो हैं 5-6, उसको मिंडी ग्रुप है हमारा, मिंडी कोर्ट खेलते हैं। ठीक है। तो उसमें विजय है, सनी है, प्रभात, रघुनंदन, मैं और जसवंत सिंह दलाल। तो जनरली ये होते थे, लेकिन गौरव शर्मा, तीर्था हमारे एक बैचमेट है जी, ये भी इंक्लूड होते थे वीडियो कॉल्स में। कभी कभी तो 12, 15, 20 लोग होते थे। ठीक है। या तो मुझे लगता है वो जो बॉन्डिंग है ना वो बहुत काम आती है, स्पेशली शुरुआत के दिनों में जब आप थोड़े से हिले हुए होते हो, आपको समझ नहीं आता क्या करना है, काम नहीं मिल रहा है, तो जो इमोशनल सपोर्ट है ना एक दूसरे को, वो बहुत इंटरेस्टिंग होता है, बहुत बहुत ज़रूरी होता है उस दौर में, कि हो जाएगा कोई बात नहीं, सब ठीक है, सब तू वहाँ जा, वहाँ ऑडिशन चल रहे हैं, तू वहाँ। अच्छा, लोग बोलते हैं ना कि लोग Nice, बताते नहीं एक correct. दूसरे को ऑडिशन। मेरी लाइफ के जो पहले 15-20 ऑडिशन थे सब मेरे बैचमेट्स ने बताए थे कि वहाँ जा, वहाँ ये चल रहा है, वहाँ तेरे लायक। वो नाम बोल के आते थे सामने वाले को, कोई कैरेक्टर उनको, वो किसी और कैरेक्टर के लिए ट्राई कर रहे हैं और उनको दिख रहा है कि किरदार ऐसा है जो जयदीप के लिए सही पड़ गया, वो उसको भी बोल के आते थे कि मेरा एक बैचमेट है जयदीप, उसको बोला, क्या बात, नंबर दे के आते थे। वाओ। और ये हम सब करते थे। जब कोई बहुत अच्छा एक्टर होता है जैसे आप हैं और लोगों से बहुत ज़्यादा कनेक्ट करते हैं, रिलेट करते हैं, तो और वो एक मुकाम पर पहुंचता भी है, तो अक्सर लोग उसकी जब बैक स्टोरी जानते हैं तो उससे एक सवाल पूछते हैं कि जब आपका गॉडफादर नहीं था और पढ़ाई के बाद जब आप उस जगह पहुंचते हैं जिसे जिस शहर में, जो शहर आपको मेक और ब्रेक दोनों कर सकते हैं, तो वो कैसा फेज होता है? गॉडफादर की ज़रूरत होती है, वो हेल्प करता है या फिर नहीं? अगर आपके अंदर है तो, जैसे आपने बोला ना मजबूत एक्टर्स एसोसिएशन, आपने खुद वो नाम दे दिया है, तो अगर मजबूत एक्टर है तो भी गॉडफादर चाहिए या रास्ता निकल आता है? मुझे लगता है कि अगर कोई हाथ पकड़ने वाला है तो थोड़ा रास्ता आसान हो जाता है। आपको लगी थी ज़रूरत कभी? नहीं, कोई था नहीं तो उस दिशा में सोचा नहीं गया, सोचा भी नहीं है। बट कोई होता कि यार मैं बताता हूँ तुझे, ये 2-4 काम तू यहाँ तू जा, होता ना कि शुरुआती कोई एक पुश दे देता है ना, राइट। तो मजबूत एक्टर्स जल्दी पनप सकते हैं। करेक्ट। वो थोड़ा टाइम लगता है, बट ज़रूरी नहीं हो, नहीं भी हो तो अगर आपको लगता है कि अगर आप में है वो बात ना, मुझे लगता है कि देर सवेर वो होगा आपके साथ। नहीं छुपा पाओगे बहुत टाइम तक, क्योंकि जिस दिन पहला दूसरा काम मिलेगा और वो लोगों तक पहुंचेगा ना, और आपको पता है कि आप उसके लिए तैयार हो, ईमानदारी से आपको पता है, क्योंकि आप किसी और से झूठ बोल सकते हो कि यार मैं तो जिस दिन रोल मिलेगा मैं खा जाऊंगा और ये वो, आपको बहुत गहरे में अपने आप के बारे में पता होता है, आप कम से कम अपने आप से झूठ नहीं बोल रहे। राइट। पर ये भी होता है, आप अपने आप से भी झूठ बोलने लगते हो कई बार, और वो आपको लगता है कि वो झूठ कोई बहुत मुश्किल नहीं है। हाँ ठीक ही तो है, मैं अपनी उम्र 2 साल ही तो छोटी बता रहा हूँ, लेकिन अगर आपने वो 2 साल तक कर लिया ना, एक 6 महीने भी कर लिया कि आपकी उम्र 30 है, सामने वाले को नहीं मेरी 28 है, क्योंकि वहाँ लोग पूछते हैं ना स्क्रीन एज और ये आपकी उम्र क्या है, कैरेक्टर की उम्र के हिसाब से। जी। तो वो होता है कि लोग अपनी उम्र छोटी बता देते हैं या ये बता देते हैं मैं वहाँ से पढ़ा हुआ हूँ, पर आप अपने आप से झूठ बोल रहे हैं, सामने वाले से नहीं, खुद से। वो बड़ा ट्रिकी होता है। तो आपको पता है कि आप तैयार हो, तो जिस दिन वो काम आएगा, आप अपनी पूरी ऑनेस्टी के साथ उसको करोगे। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। और जब वो पहुंचेगा, फिर लोग आपको मजबूर हो जाएंगे आपको देखने के लिए, फिर वो आपको नजरअंदाज नहीं कर पाएंगे। वंडरफुल। ये बहुत जरूरी चीज है, क्योंकि पहले 2-4 काम मिल जाएंगे, लेकिन अगर वो वर्क नहीं किए, और वो सबसे मुश्किल टाइम होगा, क्योंकि वहां आपको कोई सपोर्ट नहीं दे रहा है। करेक्ट।
कोई आपको कहानी बहुत ज़्यादा एलेबोरेट नहीं करेगा, कोई आपको बहुत ज़्यादा किरदार नहीं समझाएगा अनटिल अनलेस कोई बहुत अच्छा डायरेक्टर मिल गया। नहीं तो क्या होता है, आप 2-4 सीन वाले कैरेक्टर मिलते हैं, बहुत कम होता है कोई सीधा ही लीड रोल मिल गया। 4-5 सीन आप खड़े हो। फॉर एग्जाम्पल आक्रोश या खट्टा मीठा जो पहली फिल्म है, खट्टा मीठा तो फिर भी बहुत बड़ा रोल था। मेरी पहली फिल्म आक्रोश थी जो मैंने साइन की थी, स्टार्ट की थी, उसमें मैं बस ऐसे ही था। 4-5 सीन में 2-4 जगह लाइनें थी, अदरवाइज बस वो परेश रावल की गैंग का एक आदमी है। बट पता नहीं प्रिंस सर ने कुछ तो देखा होगा। कुछ 15 दिन हुए थे उसके शूट को स्टार्ट हुए। एक दिन वो उन्होंने सुबह सुबह शूट स्टार्ट होने वाला था, मैं बैठा हुआ तो उन्होंने बुलाया मुझे, बोले कि मैं एक फिल्म है, इसके बाद एक फिल्म स्टार्ट कर रहा हूँ अक्षय कुमार के साथ, और मैं चाहता हूँ उसमें तू एक रोल करे। मैंने तेरा नाम ऑलरेडी दे दिया है, इफ़ यू वांट, अगर अब तुझे चाहिए तो तू मेरी तरफ से इन है। एंड आई वॉज वेरी हैप्पी। कह रहे यार मैंने अभी काम शुरू किया था, प्रियदर्शन है यार, वो इतना बड़ा नाम है। मैंने कहा सर मैं पक्का। दैट्स हाउ खट्टा मीठा, और वो जो रोल उन्होंने दिया वो तो उस फिल्म का लीड विलन है। तो मुझे लगता है कि वो जो ईमानदारी काम के लिए, उन्होंने बोला था एक बार किसी एडी को, उसने मुझे बोला था कि ये लड़का, वो एडी था, उसने मुझे बोला कि सर वो है ना बहुत बहुत प्यार करते हैं आपसे। मैंने कहा हाँ यार थैंक यू। नहीं, वो बोल रहे थे कि जिस डेडिकेशन के साथ ये काम कर रहा है ना, बहुत कम टाइम है, ये एक नाम होने वाला अपने आप। आई रिमेंबर दैट डे, थैंक यू कि उनका, वो बहुत कमाल का आदमी है। पर आपकी बात से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लर्निंग है यंग लोगों के लिए कि आप अपनी तैयारी पूरी करो जी, वहां पे उस एज पे आप रहो, फिर जब मौका मिलेगा तो आप उसको वसूल लोगे। यस, वरना पहले मौका देखोगे और तैयारी करते करते करोगे तो फिर वो शायद बात नहीं बनी, शायद बात नहीं बनी। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टेक अवे था कि आप तैयार थे, पके हुए थे, बस किसी को पत्थर मारना है, हल्का सा बिल्कुल झाड़ हिलाना है तो फल नीचे गिर वो जाएगा। तैयारी बढ़ती रहती है। ऐसा नहीं कि वो पहला काम मिल गया तो आप तैयारी नहीं है, क्योंकि जब पहले काम आते हैं ना आपको, वो बहुत ही एवरेज काम करते हो आप, बहुत रेयर होता है कि आपने वो अच्छा काम किया हो। राइट। फिर आपके लिए फिर आपको कोई अच्छी कहानी, अच्छा डायरेक्टर चाहिए होगा जो आपके उस तैयारी को बाहर निकाल सके, क्योंकि आपको जनरली शुरुआती दौर में अंदाजा नहीं होता कि ये बाहर कैसे लाना है, एग्जीक्यूट कैसे करना है। करेक्ट। वो भी अपने आप में एक लर्निंग है। राइट। वो उसका एक दौर शुरू होगा और वो बढ़ता रहता है, वो हर दिन होता रहता है। वो हर प्रोजेक्ट के साथ आपकी वो लर्निंग कुछ न कुछ सिखाती रहती है आपको कि हाउ टू बिकम बेटर इंस्ट्रूमेंट टू कन्वे ऑल दीज इमोशंस, बेटर इंस्ट्रूमेंट, बिकॉज योर बॉडी इज द इंस्ट्रूमेंट। इंस्ट्रूमेंट है, करेक्ट। लाइक कैमरा इज एन इंस्ट्रूमेंट, पर वो एक बटन दबाने पे चल पड़ता है 24 फ्रेम्स पर सेकंड पे, बॉडी नहीं चलती। यू हैव टू ट्रेन योर माइंड एंड बॉडी इन द सेंस कि वो अलाइन अच्छे से हो जाए। राइट। और सब कुछ डिस्टर्ब कर सकता है, क्योंकि आप फिजिकली मेंटली वल्नरेबल हो लोगों के लिए। राइट। आप एज अ ह्यूमन बीइंग तो वल्नरेबल हो ही ना इमोशंस की। एब्सोल्युटली। और आप उनको संभालते हुए, जो पेपर पे जो लिखा हुआ है, किसी और के भाव हैं, किसी और के शब्द हैं, उनको जब अपना बना रहे होते तो एक वो कॉन्फ्लिक्ट हमेशा चलता रहता है आपके बीच में और उस किरदार के बीच में, कि उसमें एक सामंजस्य बन जाए, कि वो आपके लगे, वो ऐसा लगे कि वो किरदार है जो आपके थ्रू पास ऑन हो रहा है। तो वो तैयारी सारी जिंदगी चलती रहती है। सारी जिंदगी चलती रही, रोल बाय रोल, डे बाय Yes, डे वो day इम्प्रूव by होती रहती है। वंडरफुल। आपकी स्ट्रगल स्टोरीज ऐसे सोशल मीडिया या ओपन फोरम में नहीं है? स्ट्रगल था ही नहीं या आपने अब तक बताया नहीं है? मैंने माना नहीं उसको कभी। मुझे लगता है स्ट्रगल है ना, सब कर रहे होते हैं, चाहे वो किसी भी फील्ड में हो, वो एक्सक्लूसिव नहीं हो सकता। सब मेरे जैसे हजारों एक्टर, लाखों एक्टर होंगे वहां, उसकी कहानियां सुनाते हो ना, तो मुझे लगता है वो मिसलीड कर सकता है किसी को, कि अगर स्ट्रगल नहीं है, अगर स्ट्रगल होगा तो ही मैं बड़ा बनूंगा। बहुत लोगों को बिल्कुल स्ट्रगल नहीं है, जाते ही काम मिला विद इन 6 months और मिलता रहा। मुझे 1-1.5 साल लगा, कुछ लोगों को 5 साल लगे। तो स्ट्रगल सबके साथ है, पर वो मुझे तो नहीं लगा कभी। बेशक आप एक टाइम खाना खा रहे हो, पर मुझे कभी नहीं लगा कि मैं एक टाइम खाना खा रहा हूं। जस्ट सेव द मनी, थोड़ा सा पैसा बचा लो ताकि वो बस की बजाय ऑटो में चले जाओ। बट वो स्ट्रगल नहीं था, वो तो मतलब ऐश हो रही थी, अपने दिमाग में तो ऐश चल रही है। क्या बात है। बिल्कुल भी नहीं, एक दिन भी नहीं लगा कभी। तो ऐसे जैसे, क्योंकि कुछ लोग जब बताते हैं तो ये कहते हैं कि मैं 1 महीना मैं फुटपाथ पे सोया,
जैसे एक टाइम खाना खाया, हाँ, I'm sure बहुत मुश्किल गालियां पड़ी, लोगों ने धक्के दिए, 12-12 घंटे बिठाया नहीं, बिल्कुल होता है। तो ये सारा कुछ आपके साथ भी हुआ है? नहीं, थैंकफुल नहीं हुआ। अच्छा, थैंक गॉड नहीं। मेरे पास घर था, इतना था कि मैं शाम को एक जगह है जहां जाके सो जाऊं। उसमें पैर रखने की जगह नहीं, वो बात अलग है, क्योंकि इतने सारे लड़के सोते थे उसमें। एक 1 BHK का रूम था, मतलब ये तो बहुत बड़ा है। मुंबई के हिसाब से इसमें 6 1 BHK निकलेंगे। हाँ, इसमें तो हाँ एटलीस्ट 3 तो निकल ही आएंगे। तो मतलब इतनी जगह थी कि सो रहे थे 6 लोग, 5-6 लोग। 2 से स्टार्ट हुआ था, वो 6 तक पहुंच गया। और एक जो सो कॉल्ड बेडरूम था, उसमें सबके कपड़े पड़े रहते थे। उसमें इतनी जगह थी कि कपड़े रखे रहे, सामान रखा रहे, बट था कम से कम एक छत थी, खाना मिल जाता था। ये वाला नहीं हुआ, थैंक गॉड के फुटपाथ पर सोना। आई एम श्योर किसी जिसके साथ हुआ होगा बहुत मुश्किल से वक्त बिताया होगा। मुझे लगता है स्ट्रगल वर्ड ही जोड़ दिया गया एक्टर्स के साथ, बाकी किसी को नहीं। स्ट्रगल करने मुंबई आ रहा हूं। हाँ, स्ट्रगल करने, आप कहते ही यही, स्ट्रगल करने मुंबई आया हूं। इतना सिनोनियम हो गया है। नहीं, वो सही कह रहे हैं कि स्ट्रगल वो होता है जब आपको शाम को खाना ना मिले और आपको ये नहीं पता कि आज सोना कहां है। वो है स्ट्रगल, जहां आपको जस्ट सरवाइव करने के लिए, जिंदा रहने के लिए किलाले हो, वहां वो मुश्किल हो। जहां आपके पास छत है, खाना मिल रहा है, कपड़े हैं आपके पास, आप ऑटो में जा रहे हो, गाहे बगाहे हफ्ता 10 दिन में कॉफी भी पी रहे हो, तो ठीक है, आप सिर्फ हार्ड वर्क कर रहे हैं। करेक्ट, वो बिल्कुल सही कह रहे हैं। सो फाइनली आपको कब लगा जयदीप भाई कि अब ये मौका है जब मुझे सीढ़ी छोड़कर अब मैं लिफ्ट लेने वाला हूं करियर में, कि अब तो भाई लिफ्ट मिल गई है, अब तो सीढ़ी नहीं चढ़नी है? पता नहीं वो ऐसा कौन सा कोई मौका दिन, था, कोई मुलाकात, कोई रोल? मुझे ऐसा लगता है कि मैं बोलता हूं कि मेरी पहली जो दस्तक थी इस दरवाजे पे, वो थी वासेपुर। शायद अंदर नहीं जा पाया था, पर मैंने नॉक नॉक जरूर कर दिया था। यस, नोटिस हो गए थे। और नॉक नॉक, हु इज देयर? जयदीप अहलावत। जयदीप अहलावत, हु? यू विल गेट टू नो। तो वो दस्तक जरूर थी वासेपुर की वजह से, और बहुत सुंदर फिल्म मिली मुझे वो, और थैंक गॉड आई वॉज पार्ट ऑफ इट। थैंक यू मनोज वाजपेयी, उन्होंने मेरा नाम रेकमेंड किया था उस फिल्म के लिए। टू अनुराग सर, एक फिल्म की थी हमने उससे पहले, चिटागोंग, जिसमें मैं साथ में था, मनोज भाई थे, नवाज भाई थे, राजकुमार था। तो उस फिल्म की वजह से मुझे वो फिल्म मिली, और बाद में मुझे पता चला कि बहुत सारे लोगों ने उस फिल्म के लिए ऑडिशन दिया था, उस पर्टिकुलर रोल के लिए, और वो मुझे मिला। रियली थैंकफुल फॉर दैट। और उस रोल ने जो कॉन्टेक्स्ट सेट किया था, Yeah. पेन का, यस, मतलब मेरा इंटरप्रिटेशन वो है, हो सकता है सिनेमा के लेवल पे हम क्योंकि नौसिखिए हैं, पर उसने जो पेन का कॉन्टेक्स्ट सेट किया था कि कोयला के खदान में वो उससे मजदूरी करवा रहे हैं, उसकी बीवी को बच्चा होने वाला है, जो दबाव उस पर डल रहा है और वो फटने वाला है, और फिर उसको गांव से भी निकाल दिया जाता है। हाँ, मतलब उसने जो पेन का कॉन्टेक्स्ट सेट किया, फिर वो कैसे लुटेरा बनता है, सो मेनी थिंग्स। बिल्कुल। और मुझे कतई अंदाजा नहीं था कि वो फिल्म ऐसा कुछ करने वाली है। मुझे लगता है किसी को अंदाजा नहीं था। आपके रोल से उसमें मेरे को एक और एक्सपेक्टेशन बढ़ गई थी कि वो मरते हुए या उसको फेड होते हुए नहीं दिखाया, बस वो चला जाता है। हाँ, उस पर आपने कभी पूछा नहीं सर इसको दिखाओ ना, कंक्लूड तो करो? नहीं, कहाँ मुझे गया, इतनी कैसे समझ नहीं थी। मुझे भी उतनी समझ नहीं थी। आई वाज जस्ट हैप्पी कि मैं अनुराग सर के साथ काम कर रहा हूं। मनोज भाई है इस फिल्म में, मेरा बेटा बनने वाला है। आई वाज जस्ट mesmerized by the thought of करेक्ट, being शाहिद खान, कि जिसकी औलाद मनोज भाई को सरदार होगा खान और फिर बनने नवाज भाई आएंगे। हाँ, मुझे नहीं थी उतनी समझ ना, मुझे ज्ञान था कि ये फिल्म का इतना बड़ा, मुझे लगता है किसी को उम्मीद नहीं थी कि ये फिल्म इतनी बड़ी कल्ट होने वाली है। एब्सोल्युटली, किसी को अंदाजा नहीं था। और जब वो रिलीज हुई ना, वो जिस तरह से रिसीव हुई है, मुझे 3-4 दिन बाद लगने लगा कि ये क्या हुआ, मैंने क्या किया था ऐसा जो इतना नाम हो रहा है। कतई अंदाजा नहीं था मुझे। मैं कांस फिल्म फेस्टिवल में हम सभी गए थे, और मैं उस वक्त एकदम, क्योंकि लुक चेंज हो चुका था जी, एकदम, मैं अपना बालों में छोटे बाल जेल वेल लगा के, यहाँ गोटी रखा हुआ, सूट वूट पहना हुआ आदमी, और सब हाउसफुल था। वो कुछ 5-7 मिनट खड़े होकर सबने तालियां बजाई जो फिल्म खत्म हुई, और उसके बाद सब लोग बाहर खड़े हैं। अब नवाज भाई, मनोज भाई तो सब पहचान में आ रहे हैं, क्योंकि वो, और वो अनुराग सर बार बार लोगों को पकड़ के ला रहे हैं, यार इधर आ सर, ये शाहिद खान, जो भी उससे पूछ रहा है कि हु इज दैट गाय हु प्लेड। अब वो जब भी उसको देख रहे हैं, वो समझ कि अच्छा वो सेम आदमी है। उस वक्त मुझे रियलाइज हुआ कि हाँ, कुछ तो हुआ है जो ये बात पहुंची है लोगों तक। हाँ, तो लिफ्ट का तो नहीं पता, बट हो गया था कुछ।
क्योंकि जब आप फिल्म देखते हो, एक बार देखते हो, 2 बार देखते हो एज अ व्यूअर, फिर आप उसमें खुद कहानी का एक्सटेंशन जोड़ने लगते हो। तो जैसे मैं अभी मनोज भैया को मिला था, मैंने उनसे उस सत्या में पूछा था कि सत्या में भीखू मात्रे को मार दिया, हाँ, और भाऊ ने सडनली मार दिया। तो मेरे लिए एज अ व्यूअर वो बहुत बड़ा धोखा है। क्लोजर नहीं होता ना यार आपने ठक करके मार दिया, उसको आपने बढ़ाया ठक। यस। एंड आपने कोई महिमा मंडन नहीं किया, नहीं। उसको 5 मिनट का डायलॉग नहीं दिया, यू जस्ट किल्ड इट। यस। और किल्ड हिम। सिमिलरली मेरे लिए शाहिद खान था कि भाई गायब कर दिया। yes. शायद हो सकता है जब सीजन 2 में बोले कि मारा नहीं था भैया, आपके अब्बू जिंदा है, तो वो फिर क्या है ना, आप डेवलप करते हो अपने दिमाग में। yes. तो कि यार अगर शाहिद खान वापस आए, फिर पता चला उसको बांध के रखा है, खूनम खून हो गया है। पर ये बहुत लोगों ने बोली ये बात, है ना। बहुत सारे लोगों ने बोला कि पहली फिल्म जो ना शाहिद खान के ऊपर बननी चाहिए थी, जहां से सरदार खान शुरू होता, वो मरता और सरदार खान शुरू होता, सेकंड फिर सरदार खान, बट सबके अपने अपने इंटरप्रिटेशन। सो जैसे कि आपने कहा मनोज सर के साथ काम करने का एक्सपीरियंस, फिर अक्षय कुमार के साथ काम करने का, फिर मौका मिला शाहरुख खान के साथ काम करने का, तो ओवरऑल कैसा एक्सपीरियंस रहा, या कोई छोटी या बड़ी बात तीनों लोगों के साथ जो आपने सीखी हो? सब तीनों बहुत अलग अलग पर्सनैलिटीज हैं, बहुत काम किया सबने, सबके अपने अपने। मिलने के बाद झलकता है, वो दिखता है, वो मेहनत दिखाई देती है। अक्षय सर, मतलब यार हम कॉलेज टाइम में थे तब से वो जितने फिट आज हैं, आज से 30 साल पहले भी उतने ही फिट थे। मजाक नहीं है कि कोई आदमी इतने सालों तक वो फिटनेस बरकरार रखे। मनोज भाई का काम आप सबने देखा ही, कहाँ से कहाँ तक कितनी रेंज है उस आदमी के पास। पर शाहरुख सर का जो पर्सोना है वो जग जाहिर है। उनके साथ जो भी वो 3-4 दिन का काम मिल गया था मुझे बाई चांस, वो आई थिंक बहुत ही खूबसूरत 4 दिन है मेरे इंडस्ट्री के, जब आप सेट पे एक ऐसे इंसान के साथ काम कर रहे हो जो वो एक्सपीरियंस अपने आप में। कोई पूछता है कि शाहरुख से मिलने या उसके साथ काम करने का क्या अनुभव है, तो वो अनुभव ही है, यू कांट डिस्क्राइब है। आपको जिस दिन होगा आप उस दिन समझ जाओगे कि मैं क्यों नहीं समझा पा रहा था कि वो क्या होता है। वो जेन्युइनली ऐसा है। पर वो बहुत मेहनती लोग हैं। जतिन भाई, हर परफॉर्मर के लिए एक ऐसा मोमेंट आता है कि आई हैव अराइव्ड वाला। जी। पाताल लोक क्या आपके लिए वो था? जी। एक बहुत बड़ा उससे पहले पड़ाव है राजी का, जो कि बहुत अच्छा, मुझे लगता है बहुत ही स्पेशल फिल्म है मेरे लिए। पर वहां से भी वो नहीं हुआ था जो पाताल लोक है। पाताल लोक वाज द लाइक द फाइनल स्ट्रोक जिसको कहते हैं। आई थिंक आई एम द लकीएस्ट एक्टर दैट डे इन बॉम्बे कि वो स्क्रिप्ट मेरे पास आई और मुझे बोला गया कि आप पढ़ लो और फिर बात करते हैं। मुझे लगा था कि ठीक है, होगा कुछ ऐसा ही। मैंने वो फिल्म पढ़ी, स्क्रिप्ट पढ़ी, मुझे मेरे पास पहले 2 एपिसोड आए थे। वो बोला कि बाकी कल भिजवा देंगे, अभी वो जो प्रिंटिंग का कुछ था वो हुए नहीं। ठीक है, तो मैंने रात को उसको पढ़ना शुरू किया। 2 एपिसोड खत्म हुए। अब मुझे इस बात की उचाटी है कि मैं सुबह उठूँ और ये मुझे वापस बाकी के जो 6 एपिसोड है, 7 एपिसोड है, वो कब मिलेंगे। अगले दिन वेट किया, वो सुबह 11:30-12 बजे आए। मैंने उनको पढ़ना शुरू किया और वो ख़त्म हुआ। और जैसे ही वो ख़त्म हुआ, पूरा स्क्रिप्ट ख़त्म की मैंने, 30-35 सेकंड के अंदर मुझे 2 ख्याल आए जो मुझे बहुत प्रोमिनेंटली याद है। कि पहली बात तो ये कि अगर इस स्क्रिप्ट पे जिसने भी जो लिखा है, अगर ये यूं का यूं भी ऑडियंस के सामने पहुंच गया तो ये अपने आप में एक लाजवाब चीज है। सेकंड थॉट ये आया कि अगर तू ये चूक गया करने से, अगर तेरी वजह से ये खराब हुआ, तो शायद अगेन 5 साल लगेंगे किसी को इतना भरोसा दिखाने में कि एक पूरी 8-9 एपिसोड की सीरीज आपके कंधों पर रख रहा है कोई। वो डरावना था, वो थॉट डरावना था, क्योंकि मुझे ऑडिशन के लिए भी नहीं बोला गया था। आप हाँ भरो और ये आपकी है। क्या बात है। और मुझे विश्वास नहीं हुआ था, जेन्युइनली बता रहा हूं, मुझे विश्वास नहीं हुआ था कि ये कैसे हो सकता है, जबकि 4-4 सीन के रोल के लिए लोग ऑडिशन लेते हैं। सुदीप भाई से बड़ा बिलीवर मेरे अंदर मुझे नहीं लगता कोई है उस शहर में। अब मेरे आप आसपास के जो अनजान आदमी में से उस वक्त आपके अपनी जो है वो आप में बिलीव रखते हैं, आप रखते हो, पर एक अनजान आदमी जिसने सिर्फ आपके 2-4 काम देखे होंगे, और वो मुझे बाद में पता चला। फिल्मिंग के दौरान चित्रकूट में हम शूट कर रहे थे, एक दिन सारे बैठे हुए थे, तो हमारे जो ईपी थे सौरभ भाई, उन्होंने बोला कि जयदीप भाई आपको एक बात बताऊं राज की। मैंने कहा हाँ बताओ। सुदीप भाई ने बोला था कि अगर ये स्क्रिप्ट, मेरी पहली चॉइस जयदीप अहलावत है,
अगर वो मना कर देगा फिर ये कहीं भी ले जाना, क्योंकि वो कुछ और नाम सोच रहे होंगे, अमेजोन या क्लीन स्लेट। तो सुधीर भाई ने क्लियर कट बोल दिया कि अगर वो आदमी मना कर दे फिर मैं उसमें इंटरफेयर नहीं करूंगा कि कौन हाथीराम चौधरी बनेगा। उसके बाद किसी को ले आओ, मुझे फर्क नहीं पड़ता। जी। मैंने उनको बोला कि अगर ये बात पहले बता देते ना, वो बहुत पैसे मांगता। बट आई वॉज सो थैंकफुल टू दिस मैन सुदीप शर्मा कि उन्होंने भरोसा दिखाया कि ये आदमी हाथीराम चौधरी है और ये इसको प्ले करेगा। वैसे वो मतलब वो से, इसलिए मैं कह रहा हूं आई वाज द लकीएस्ट एक्टर स्पेशली दैट डे इन बॉम्बे। इस रोल के बाद हाथीराम हाउस होल्ड नेम बन गया। जी इतना लोगों ने रिलेट किया जी। उस कैरेक्टर से। सबसे अच्छा कॉम्प्लीमेंट किसकी तरफ से आया था, याद है आपको? डायरेक्टली बोला गया, किसी ने डीएम किया? यार मुझे कई बार मैं कंपैरिजन नहीं कर पाता हूँ, क्योंकि ऐसे ऐसे इतना प्यार दिया लोगों ने कि मैं बहुत रोया उन कॉम्प्लीमेंट्स को सुन के, क्योंकि आपको भरोसा नहीं हो पा रहा कि ये हो गया है। इतने सालों का जो रुका हुआ आपके अंदर जो होता है ना, कि कभी तो ऐसा होगा कि कोई काम ऐसा होगा जो आपको सडनली आपकी दुनिया बदल देगा, क्योंकि ये होता देखा है हमने। मतलब वासेपुर के दौरान नवाज भाई के साथ जो हुआ, वो हम उसकी दृष्टा हैं। रातों रात एक लड़का पूरे देश का स्टार हो गया था। तो आप उस दिन का इंतजार करते हो एज एन एक्टर, कि ये जो एक्सेप्टेंस है ना कि यस समबडी इज देयर हु कैन पुल ऑफ एनीथिंग। मुझे भरोसा नहीं हो रहा था, पर उस दौरान बहुत सारे कॉम्प्लीमेंट्स आए। मेरे एक दोस्त है, उसने अमेरिका में, उसने वो मीम बहुत बन रहे थे बहुत सारे। थोड़े दिन पहले ही इरफान साहब पास आउट हुए थे। उसने एक फोटो लगा के भेजा कंबाइन करके, जो कि चल रहा था। इरफान साहब का फोटोग्राफ है और वो ऊपर हिंदी में लिख रखा था कि पता नहीं धरती पे एक्टिंग का क्या हो रहा होगा। और उन्होंने बगल में हाथीराम का एक फोटो है जहाँ वो करके उसने उस पर लिखा हुआ था कि कोई नहीं सर, मैं संभाल लूंगा। मैं 2 दिन तक रोया। क्या बात है। एक तो वैसे ही उनके जाने का इतना वो था। बहुत लोगों के फोन आए, वो होते तो फोन करते, मुझे पता है इस बात का। अनुराग सर ने कुछ आधे घंटे तक बात की। मनोज भाई का फोन आया, वो बोले कि यार तूने ना सडनली मुझे एहसास हुआ तुझे देख के कि मुझे अभी और सीखना है। मैं रो पड़ा था। ऐसे बहुत सारे कॉम्प्लीमेंट, बहुत ही प्यार वाले कॉम्प्लीमेंट, बहुत प्यार दिया लोगों ने। वेरी नाइस। ये बोला जाता है, अब आप करेक्ट करना या सही है तो बता देना कि सही है, कि आप ओटीटी के हाईएस्ट पेड एक्टर हो अभी, सबसे ज्यादा पता पैसे? नहीं है मुझे। नहीं पता। अगर होता तो मैं बता देता, मुझे पता नहीं। आई डोंट थिंक सो। तो अगर कोई अभी आ जाए, कितना पैसा लेकर आना पड़ेगा कि जयदीप अलावत को साइन करना है? मैं उनको एक नंबर दे दूंगा, उनके पास चले जाएंगे वो बताएंगे, मैं क्यों बताऊं? वो बताएंगे। आदमी जब खुद अपना कीमत बताता है ना, तो कीमत कम करता है। हाँ, वो थोड़ा एम्बेरसिंग भी है। अच्छा, तो वो कितना बताएंगे? आपने उनको तो बताया होगा इतना बोलना है। नहीं, वो नहीं बताऊंगा। अच्छा, पैसा कितना इंपॉर्टेंट है जयदीप भाई? बेहद बेहद इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पैसा आपको वो सिक्योरिटी देता है कि अब आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। अब आप 3 of Us भी कर सकते हो। अब आप सिक्योर हो कि आप अपनी पसंद का काम कर सकते हो। आपके बहुत से आप अपने परिवार को, आपके आसपास के जो लोग हैं उनको सपोर्ट कर सकते हो। वो जो कॉन्फिडेंस देता है ना पैसा, वो बेहद इंपॉर्टेंट चीज़ है। वो स्टेबिलिटी लेके आता है, वो आपको ठहराव की तरफ लेके जाता है, जो कि बेहद ज़रूरी है आपको एज ए ह्यूमन बीइंग, एज एन परफॉर्मर ग्रो करने के लिए। नहीं तो आप हमेशा थोड़े से घबराहट में रहते हो कि ये कॉम्प्रोमाइजिंग सिचुएशन में रहते हो। कॉम्प्रोमाइजिंग सिचुएशन में रहते हो। बहुत ज़रूरी। बहुत जरूरी। ऐश वाला एलिमेंट भी है लाइफ में, कि पैसा आएगा तो लैविश लाइफ जीऊंगा, प्राइवेट जेट से जाऊंगा, हाँ, आइलैंड पे बुक करके पूरा आइलैंड भी रहूंगा, तो ये भी रहता है माइंड में, आता है? हाँ, पर एक लाइन होते ही हम दोस्त लोग हमको बोलते हैं कि नहीं भी होगा तो चलेगा, पर होगा तो बहुत अच्छा लगेगा। कोई ऐसा नहीं है कि अरे ये चाहिए ही चाहिए, ये चाहिए ही चाहिए, पर अच्छा लगे अगर होगा तो। मन है कि एक बार तो करके देखेंगे। जैसे आप होता है, आप साइकिल से अपने मोटरसाइकिल पे आते हो, फिर एक कार लेते हो, फिर आपको बड़ी कार चाहिए होती है। ऐसा नहीं कि उसके बिना काम नहीं चल सकता।
इतना सेटल हो कि आप कम से कम इतने सेटल हो कि आपका मन करे ना कि ये चीज चाहिए, तो आपको प्राइस टैग ना देखना पड़े इन जनरल। ऐसा नहीं कि आप प्राइवेट जेट पे हाथ रख दो उसका प्राइस टैग ना देखना पड़े, वो अलग अलग बात है। बट इन जनरल कि आपको प्राइस टैग देखने मुझे है, क्योंकि हमारा पूरा बचपन पूरी जवानी इस बात पर निकली कि एक बार देख लेंगे इसकी जूता कितने का है। सही बात। वो कहीं अंदर है कि नहीं देखना मुझे, तो अब नहीं देखते आप? नहीं देखता हूं। कूपन कोड भी नहीं लगाते हो? नहीं, दिख रहा है कि इसको लगाते 80 रुपए ऑफ मिलेगा, नहीं लगाते? नहीं, वो कभी भी नहीं था। अच्छा, वो पहले भी नहीं था। मुझे याद नहीं मैंने कभी सेल से कपड़े खरीदे। पता नहीं है ये अंदर, नहीं जाऊंगा। मुझे गरीबी वाला फील है, गरीबी इन से वो वाला नहीं। मुझे लगता है कि ये मैं अपने आप को ही छोटा बता रहा हूं कि सेल लगी है तो मैं पहुंच गया। मुझे ऐसा लगता है कि मैं अपने आप को कम आकर रहा हूं। नहीं, मुझे पसंद है ये चीज पसंद है तो मैं यही लूंगा, सेल हो या ना हो। मैंने टीम को सोचा पूछ लूं कि ये सेल में तो नहीं लिया मेरा वाला जो। नहीं। और मुझे वो कई बार वही है आपको, पर बाद में तो पता चलता ही ना, जब आप बिल पे करते हो आपको पता चलता कि 1,000 रुपए की चीज थी। कई बार आपको पता चलता कि अरे ये तो बहुत महंगी थी, पर अब वो सोचना नहीं है मुझे। वो पता नहीं है। एक छोटा सा किस्सा है, मैं आपको बताता हूँ प्लीज। मेरे अकाउंट में कुछ मुश्किल से 40 से 45 या 50,000 रुपए के आसपास की अमाउंट होगा। बहुत पहले की बात। मैं और मेरी पत्नी गए हुए थे ऐसे ही मॉल में कि कुछ छोटा मोटा सामान लेके आना था, और मुझे चाकू बहुत पसंद दिखाई दिए। वो होता ना कि वो जर्मन वर्नॉक्सी कुछ एक कंपनी है, ठीक है, उसके एक सेट रखा हुआ है। मुझे लगा यार बहुत सुंदर है यार। मैंने उठा के उसको कार्ट में डाल लिया, और वो कह रही है कि जरूरत नहीं है। अब उनके दिमाग वो ये बोल नहीं पा रहे, क्योंकि उनको पता इस बात से चिढ़ है कि ये इतने के हैं। वो बोले कि जरूरत नहीं है। मैंने कहा ठीक है, हो गया। मैं कार्ट लेके पहुंचा, वो जब पता चला वो चाकू को 16,000 रुपए के थे। अच्छा। एक सेकंड के लिए लगा कि क्या कर दिया मैंने, ये तो रेंट और पूरे महीने का खर्चा था। बट अब वो अंदर का वो जो रहा है हमेशा कि नहीं अब तो हो गया, अब नहीं, अब पीछे नहीं हटाऊंगा। अंदर का जाड़ जाग गया फिर कि नहीं, ये तो अब ये गलत भी है सही भी है, ये डिसीजन हो चुका है। मैं वो लेके आया, वो चाकू आज तक है। अच्छा, भी रखा? हाँ, क्योंकि लाइफ टाइम वारंटी वाले हैं वो। उनको अगर आपको जाना है तो आप उनकी प्रॉपर एक शॉप है, वहां जाके दो, वो आपको घर भिजवाएंगे। तो थैंकफुली वो बहुत अंदर कहीं था यार। बचपन में जो चीज़ें, जैसे जूतों का शौक है मुझे, क्योंकि साल में 1 बार मिलते थे, 2 बार मिलते थे मुश्किल से। शादी हो गई किसी मामा की तो शायद एक जोड़े एक्स्ट्रा मिल गए। तो है वो दिमाग में रहता कि यार जूते नहीं मिलते थे उस वक्त। तो आज जूते बहुत सारे हैं मेरे पास। ओके। पहनता वही 4-5 हूं, पर है तो ऐसा ही ये भी है। होगा कभी ना कभी तो प्राइवेट जेट भी होगा। एक बार घूम लेंगे बस, उसके बाद खड़ा रहते थे चलेगा। जैसे वो बच्चे का मन होता है ना कि खिलौना मिल जाए। हाँ, बस एक बार खिलौना मिल जाए। आप इन्वेस्टमेंट वगैरह भी करते हो, जैसे उस पर ध्यान देते हो जी? कहाँ मेरा उतना दिमाग नहीं है। अच्छा। मैं उस तरह बिजनेसमैन के, पर कोई आप थोड़ी अवेयरनेस है उस बारे में? थोड़ी सी है, बहुत बहुत माइन्यूट है। पर मेरा छोटा भाई है, वो बहुत उसका है प्रॉपर। तो आप पूछते हो भाई कितना रिटर्न आया इस महीने या इस साल? नहीं, मैं पूछता नहीं। ऐसा नहीं पूछता? नहीं, वो अपने आप देखते रहते हैं। जब थोड़ा सा पैसा आ गया तो आप लोग भी हायर कर लेते हो। सही बात। इन्वेस्टमेंट के लिए भी 1-2 दोस्त हैं मेरे जो इसी फील्ड में काम करते हैं, तो वो दे हैंडल एवरीथिंग। सुपर। मुझे बहुत ज़्यादा समझ नहीं है उस चीज़ की। नेक्स्ट सेगमेंट जयदीप इलावत के साथ हम लोग दिस एंड दैट करेंगे। एक ऑप्शन लेना ही पड़ेगा आपको। जी। ओ शिट, सॉरी, नो शिट। शाहरुख या सलमान? शाहरुख। वो देखा आपने वो रिएक्शन टाइम? जैसे कैच पकड़ते ना, जो बॉल आती है कैच क्योंकि मैं उनको जानता हूं। ओके, मैं उनके साथ काम कर चुका हूं। कोहली या रोहित शर्मा? ओप्स, ओह गॉड, मुझे लगता है इस देश में हर आदमी इस सवाल का जवाब नहीं दे पाएगा। अरे यार, नहीं यार, बहुत मुश्किल है। सचिन का नाम ले सकता हूं क्या मैं? चुनना ही पड़ेगा। कोहली। पाताल लोक का प्रोड्यूसर कौन था? नहीं, वो उससे रिलेटेड नहीं है। मुझे इसलिए बोलता है क्योंकि मुझे लगता है कि रोहित शर्मा जो हैं वो बहुत टैलेंटेड है, बहुत ज्यादा टैलेंटेड है। विराट बहुत ज्यादा टैलेंट के साथ साथ बहुत ज्यादा मेहनती है। कंसिस्टेंट जो मेहनत होती है ना। तो आप बोले रोहित शर्मा मेहनती नहीं है? मुझे लगता है विराट जितने नहीं। ठीक, पर वो नेचुरल टैलेंट है। मतलब वो ऐसा आदमी है कि अगर उसका पैर 10 मिनट बल्ला चल गया, फिर वो नंगा करके दौड़ाएगा सबको। रोहित शर्मा ना? रोहित शर्मा।
मुझे लगता है वो बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड है, मतलब मैं तो कुछ नहीं हूं ये जज करने के लिए, करेक्ट। बट जो हमने क्रिकेट इस देश में सबने देखा है, मतलब सचिन सर से ऊपर मेरे लिए तो वैसे कभी कोई नहीं हो सकता। जिस दिन वो रिटायर हुए थे उस दिन के बाद से मैंने क्रिकेट नहीं देखा है कभी। हाँ मतलब जेन्युइनली बता रहा हूँ, वैसे कोई पूरा वर्ल्ड का फाइनल भी मैं पूरा नहीं देखा था, पर जेन्युइनली ऐसा हुआ मैंने उसके बाद शायद कोई मैच कभी पूरा नहीं देखा। सचिन के रिटायर होने के बाद? मैंने वानखेड़े में देखा था उस मैच लास्ट। उस दिन पूरा स्टेडियम मैंने 60-70 हज़ार लोगों को एक साथ रोते हुए देखा था, और मेरा हो गया था उस दिन से क्रिकेट के साथ। और क्योंकि क्रिकेट की बात हुई है, सो बागी 3 में आपके कैरेक्टर का नाम आईपीएल था। जी। आईपीएल नाम ही था कैरेक्टर का। सो आईपीएल से जुड़ा सवाल, बेंगलुरु या चेन्नई? यानी चेन्नई। अच्छा, धोनी की टीम है क्योंकि इसलिए? नहीं, मुझे लगता है कि वो बेटर टीम है। अच्छा, बेटर टीम है। हाँ, बहुत ही ज्यादा बेटर है। पर मैंने आईपीएल कभी नहीं देखा है। अच्छा, मतलब ऐसा कोई मैच हो सकता है कोई चल रहा हो तो मैंने 10 बॉल देख ली, बस अच्छा, देखा ही नहीं है। कभी नहीं देखा। फिर भी आपको ये एक अंदाजा अंदाजा है तो है, वही आप इतना अवेयर तो रहते हो आपके आसपास क्या हो रहा है। सही। रोहतक या मुंबई? रोहतक। लस्सी या फिर रात को 8 बजे के बाद का जुगाड़? शिट। दिन में लस्सी, रात को ठीक है। ओटीटी या बड़ा पर्दा? नहीं यार, बहुत मुश्किल है ये इम्पॉसिबल है। तू एक आर्टिस्ट को ये सवाल पूछना ही जायज नहीं है, मतलब उसको ये तो नाजायज सवाल है, ये सवाल सही नहीं है। इसको काटा मारो। ठीक है। अच्छा, क्योंकि मैंने ओटीटी का सवाल पूछा है तो ओटीटी का क्या फ्यूचर देखते हैं आप? क्योंकि नवाज भाई से जब पूछा गया तो उन्होंने शायद ये बोला कि मैं ओटीटी पे काम नहीं करूंगा या करना चाहूंगा। क्लियरली बोला है उन्होंने, उनका एक वर्जन है ये। ओके। तो आपका क्या वर्जन है ऐसा कुछ? देखो, मुझे ऐसा लगता है कि अभी बहुत नया है। जेन्युइनली एक्चुअली ओटीटी का जो ब्लास्ट हुआ ना, वो पेंडेमिक के दौरान हुआ। करेक्ट। कुछ साल ठीक रहेगा, मेरा ये ऐसा मानना है, हो सकता है मैं गलत हूं, पर मुझे लगता है कि ये खराब होगा। ओके। क्योंकि कंटेंट के नाम पे ना धीरे, क्योंकि उनको पता है कि ये बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म हो गया है, सडनली किसी एक चीज के पीछे लोग पड़ जाते हैं ना, तो उसकी क्वालिटी खराब होने लगती है। मुझे ऐसा डर है, ऐसा ना हो तो बहुत अच्छी बात है, पर मुझे ऐसा डर है कि धीरे धीरे ये भी बिजनेस हो जाएगा। यहां फिर कंटेंट की अहमियत कम होनी शुरू हो जाएगी, टीआरपी के ऊपर ध्यान जाना शुरू हो जाएगा। टीआरपी में ध्यान जाना भी हाँ, टीआरपी में ध्यान जाना। क्या कर रहे हो आप? अब होगा टीआरपी में ध्यान जाएगा। सो एज एन आर्टिस्ट आपको लगता है बहुत ज्यादा काम सही नहीं होता, कुछ ही काम और अच्छा काम सही होता है? बिल्कुल बिल्कुल। वो तो फिर क्योंकि ये ओटीटी से कनेक्टेड सवाल है, वो क्योंकि लाजमी है, वो होना तय है। आप किसी भी एक्टर डायरेक्टर की जिंदगी में 40 साल काम किया होगा ना, और उनका बेस्ट काम निकालोगे, 5 से 7 काम होंगे जो बाकी उन्हीं पे चल जाता पूरा करियर। 10 फिल्में भी आपने अच्छी दे दी ना 30 साल के करियर में, जो काम है, मतलब लिटरली काम है, Literally काम। बाकी उसके थ्रू बिजनेस जो होता है वो अलग बात है। सही बात। बट ब्रिलियंट जो काम होता है ना, वो होता ही 20% है, 20 से 30%। बाकी सब मीडियोकर और वो सब में होता है, क्योंकि उतना अच्छा लिखा भी नहीं गया, उतना हर एक चीज ब्रिलियंट नहीं बन सकती, पॉसिबल नहीं है कि हर काम ऐसा बनेगा कि अरे ये तो ऐसा नहीं हो सकता। हर फिल्म शोले नहीं बन सकती। एग्जैक्टली। एक क्लास में 3 ऐसे बच्चे होते हैं, 4 बच्चे जिनके ऊपर जो लगता है कि यार ये इनमें से कौन टॉप करेगा, ये नहीं पता। करेक्ट। बाकी तो 50 to 65 वाले होते हैं। वो 80-20 रूल होता है कि हाँ, 20% वाला। लोग 80% कंट्रीब्यूट करते हैं। वो हर एक फील्ड में, वो हर एक 20% की वजह से 80% सर्वाइव करते हैं। सुपर। क्विक रैपिड फायर। जी। 2 चीज जिसके बिना जयदीप घर नहीं छोड़ते, लेकर ही निकलते हैं। वॉलेट एंड फोन। कितना ऑब्वियस है। हाँ, बट और कुछ है नहीं मेरे और पास। कुछ ही नहीं। अच्छा। और कुछ नहीं मेरे पास। 3 काम जो आप सुबह उठते ही करते हो। पानी पीना, हाँ। दूसरा पानी पीना, पानी पीना। अच्छा, ठीक है। मुझे लगता है मैं पढ़ा रहता हूँ काफी देर तक, सिर्फ पानी पीता रहता हूँ। बट पानी पीना, ब्रश करना और फ्रेश हो, पहले 3 काम। नहीं, चलो ये तो एकदम ही इसके बाद का। अब ये तो मैं ऑब्वियसली मैं ये तो नहीं पूछ रहा था कि पानी पिया, फिर ब्रश किया, फिर पॉटी गया, फिर अच्छा, काम के मामले में तो कुछ नहीं यार। अगर शूट पे जाना हो तो आप 15 मिनट में भागते हो, कई बार लेट हो जाते हो। ठीक है। यार लेट उठे, हाँ। पर मुझे वो पसंद नहीं है। मेरा जो सही तरीका है वो ये है कि मैं कम से कम 15-20 मिनट तक ऐसे सांसें। उठा के फोन नहीं देखते? नहीं।
अच्छा, नहीं ये कॉन्शियसली है, आदत ही नहीं है, नहीं, मजा आदत ही नहीं। अच्छा, आदत। ऐसा नहीं कि उठते ही बड़ी अच्छी अगर आदत है, गलती से कई लोग ये लेट आदत उठे- बनाने की कोशिश कर रहे हैं, बन नहीं रही है। हाँ बनाते हैं लोग, पर गलती से लेट होता है अलार्म की वजह से उठते तो अरे हाँ आज लेट हो गए। बट जनरली आँख खुलती है, तो बस ऐसे 15-20 मिनट आप अपनी सांस को देखते रहते हो कि हाँ सही चल रहा है, सब सही है, धन्यवाद देते हो ऊपर वाले को कि मैं जिंदा उठाऊँ फिर से, फिर जो भी है दिन में वो होता है। एक ऐसी एडवाइस जो आप 18 साल के जयदीप को देना चाहोगे? डोंट टेक योरसेल्फ सो सीरियसली। इंडस्ट्री में आपके 3 AM फ्रेंड, रात को 3 बजे आप जिनको बिंदास कॉल लगा सकते हो। मैं खुद 3 AM वाला हूं नहीं। अच्छा, आई एम श्योर मैं किसी का 3 AM फ्रेंड नहीं होऊंगा, उनके थॉट में नहीं होऊंगा। बट जरूरत पड़ने पे सपोज जरूरत पड़ने पे तो है, हाँ। जरूरत पड़ने पे तो कोई भी, बहुत सारे लोगों का 3 AM हूं मैं। एक मित्र है मेरे, मलखान सिंह, एक्चुअली दोस्त हैं वो, तो उनको तो नहीं कहूँ, वो तो है ही दोस्त, वो तो कभी 3 AM क्या, वो तो किसी भी टाइम पे आ किसी भी जाएंगे, टाइम 3-4 हैं से। पर इंडस्ट्री के अगर लोग हैं हाँ, तो विजय फॉर श्योर, विक्की, मुझे ऐसा लगता है, हम बहुत ज़्यादा बातचीत नहीं करते, मुझे लगता है मैं रात को 3 बजे फ़ोन करूँगा तो विक्की मेरा फ़ोन उठा लेगा अच्छा, इमरजेंसी में। मनोज भाई, मनोज भाई मेरा ऐसा बिलीफ है, हो सकता है वो नहीं उठाए, नहीं उठाएं। अरे उठाओ फोन, मैंने इंटरव्यू में बोल दिया। पर मुझे पता है कि वो, ऐसा मेरा मानना है कि वो करेक्ट, हो सकता है। आपके फोन का वॉलपेपर क्या होगा? अभी तो शायद आपने फोन बाहर दे दिया, बट मेरे फ़ोन पे वॉलपेपर है। अभी पिछले दिनों एक फ़ोटो गलती से बहुत अच्छा खिंच गया था मेरा, अच्छा, खुद का ही फोटो? जाने जाके प्रमोशन के दौरान। अच्छा, मैंने वो लगाया हुआ, तब से ऐसे ही है वो, मैं लगा होता है फिर लगा ही रहता है, अच्छा। ऐसा बदलने का मन नहीं होता है। आपकी फेवरेट OTT सीरीज जो आपकी नहीं है बट आप रेकमेंड करते हो, यार इसको देखना चाहिए लोगों को? भारतीय ना? हाँ, इंडियन? इंडियन, हाँ। यार मैंने पिछले सालों में बहुत कम काम देख पाया हूँ, बट मुझे बंदिश बैंडिट पसंद है। ओके, और इंटरनेशनल कोई भी? क्योंकि मैंने एक कैरेक्टर आपके लिए सोचा था, अगर इंडिया में बनेगी तो उसका कैरेक्टर आप बन सकते हो, ब्रेकिंग बैड। और मैं इतना शर्मिंदा हो गया, मैंने देखी नहीं आज तक। ऐसे नहीं? हाँ, और मैं इतनी गालियां खा चुका हूँ अपने दोस्तों से ही कि यार निकाल के टाइम देख ले। मुझे पीकी ब्लाइंडर्स बहुत पसंद है। अच्छा, पीकी ब्लाइंडर्स, ओके। हाउस ऑफ कार्ड्स बहुत पसंद। हाउस ऑफ कार्ड्स, ओके। तो राजनीति में वैसे भी इंटरेस्ट है आपको, देखते हो आप? अवेयर रहने की आदत है। ओपिनियन है आपका कुछ, नहीं, मैं बनाता नहीं, या फिर शेयर नहीं करते? शेयर नहीं करता, बट है राइट और रॉन्ग, आपके हिसाब से आपको जो पसंद है या ना पसंद है वो आपको क्लियर है? पर मैं उससे ज्यादा कोशिश रहती है मैं अवेयर रहूं कि क्या हो रहा है। और ऑब्वियसली आपके लिए शेयर करना भी, फिर लोग आपको जज करने उसी हिसाब से लगेंगे? वो भी नहीं है मुझे वो, क्योंकि अब वो कोई रहा नहीं, वो माहौल नहीं रहा कि आप अपनी सच्चाई बोलोगे तो सडनली आप कुछ भी बोलोगे, आप जज कर लिए जाओगे। हाँ, जज कर लिए जाओगे। हाँ, तो फिर बेटर है कि क्या ही बोले फिर। वो डिस्कशन नहीं रहता, फिर वो बहस या एक होता है हेल्दी डिस्कशन नहीं रहता, वो सीधा गुस्से में तब्दील हो जाता है। सो एज एन आर्टिस्ट वो एक तो नेगेटिविटी में नहीं जाना है। और एक आर्टिस्ट वो अफोर्ड भी नहीं कर सकता ना कि भाई मुझे लोग आर्ट के नाम से जाने, मेरे पॉलिटिकल ओपिनियन की वजह से ना जाने। नहीं जाने पे तो उससे उनको फर्क नहीं पड़ना चाहिए, लेकिन बहुत फर्क पड़ता है। फर्क पड़ जाता है। हर आदमी इतना जल्दी ऑफेंस हो जाता है हर चीज को लेके। यार स्टैंड अप कॉमेडी को लेकर लोग, पता है जबकि वो कॉमेडी है, जोक कर रहा है, तो मुझे उस नेगेटिव स्पेस में नहीं जाना है। एक रोल जो आपको लगता है आपको मिलता तो अच्छा भी लगता है या आप बेहतर भी कर लेते? बेहतर तो नहीं कर पाता, पर मुझे लगता तो बहुत अच्छा होता जी। मकबूल, ओके। इरफान साहब ने जो किया, अच्छा कर पाता नहीं कर पाता मुझे नहीं पता। आखिरी सवाल, सीजन 2 कब आएगा पाताल लोक का? आप तो प्राइम वालों को जानते भी हो। मैं प्राइम वालों को जानता हूं, पर वो बता नहीं रहे ना मुझे। उन्होंने अनाउंस किया है कि इस साल करेंगे वो, पर मुझे जेन्युइनली नहीं पता कि वो क्या क्या चल रहा है, और मैं पूछ के थक गया हूं। बिल्कुल सर, हम जल्दी बताएंगे। अच्छा, अभी काम भी चालू नहीं हुआ क्या उस पर? नहीं, आई थिंक तैयार है वो। तो हाँ वही, हाँ, जहां तक मुझे लास्ट इन्फॉर्मेशन थी वो कुछ लास्ट का जो होता है ना कि आप लास्ट की कटाई छटाई जो चल रही होती है, फिर अनाउंस तो कर देते हैं ना, मतलब डेट अनाउंस नहीं हो रही है। अच्छा, डेट अनाउंस। हाँ, लेकिन आज की अभी जो अमेजोन का पिछले दिनों हुआ था ना, एक फंक्शन हुआ था कि उन्होंने हाँ बहुत सारे लोग का नाम रिवील किया। पाताल लोक का है इस साल का। थैंक यू वेरी मच जयदीप भाई, you, आप द रौनक पॉडकास्ट में आए और बहुत सारी बातें करी। और जो शुरुआत में मैंने कहा था कि फेब में पैदा होने वाले लोग उस अखबार के हिसाब से बहुत ऑनेस्ट होते हैं, तो आपके जवाब में वो ऑनेस्टी हमको दिखी, और आपके आर्ट में तो वो ऑनेस्टी है ही। तभी
अच्छे और बुरे के बियॉन्ड जो एक वर्ड है, मैं अक्सर कहता हूँ कि आप इतने ज़्यादा रिलेटेबल हो एक आम भारतीय के लिए। सो उम्मीद करते हैं आपको और भी ऐसे रिलेटेबल और बढ़िया रोल्स में हम देखेंगे। मैं अपना पूरा 200% 2000% दूंगा रेलेवेंट और रिलेटेबल बने रहने के लिए। थैंक यू वेरी मच जयदीप भाई, आप द रौनक पॉडकास्ट में आए, बहुत सारी बातें करी। इनफैक्ट कई सारी बातें ऐसी भी है जो शायद लोगों ने पहले कभी नहीं सुनी होंगी। हाँ, तो प्लीज़ कैसा लगे एपिसोड कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और भाई को भी ज़रूर टैग करिएगा। अभी तो एक सीरीज़ आ रही है, आगे बहुत सारा काम आने वाला है, तो प्लीज़ सपोर्ट भी करिएगा, प्यार भी करिएगा। और इस बातचीत का कौन सा हिस्सा आपको सबसे ज़्यादा टच किया उसको काट के आप टैग भी हम लोग को कर सकते हैं। बाकी थैंक यू वेरी मच वंस अगेन, लाइक शेयर सब्सक्राइब तो आपको पता ही है। टीआरपी के नेक्स्ट एपिसोड में जल्दी मिलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द रौनक पॉडकास्ट। नमस्ते। थैंक यू वेरी मच वंस अगेन। थैंक यू भाई।